कासगंज इस बीच बड़ी खबर आ रही है। नींव खोदते समय भरभराकर गिरा मकान, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम। कोतवाली सदर क्षेत्र के अमापुर रोड की घटना है। नींव खोदते वक्त भरभराकर मकान गिर गया। दर्दनाक हादसा बेहद, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बड़ी खबर इस वक्त की और दर्दनाक हादसा कासगंज से सामने आया है। मौके पर इस वक्त जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है। चौतरफा जो लोग हैं वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। क्रेन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। नींव खोदी जा रही थी, अचानक से भरभराकर पूरा मकान गिर गया और इस मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की जानकारी। नींव खोदते वक्त भरभराकर गिरा मकान, मलबे में कई लोगों के दबे होने की अब तक आशंका है, जिस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कासगंज की तस्वीरें आयुष भारद्वाज मेरे सहयोगी। आयुष, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? आयुष सुन पा रहे हैं क्या? संपर्क चलिए फिलहाल हमारा टूट चुका है। बेहद दर्दनाक हादसा कासगंज में, जहां नींव खोदते वक्त भरभराकर मकान की इमारत गिर पड़ी और इस मलबे में कई लोगों के दबे होने की जानकारी है। खून से लथपथ लोगों को बाहर भी निकाला गया, लेकिन अब भी कई लोगों के दबे होने की सूचना है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दर्दनाक हादसा है ये इस वक्त। आयुष मेरे सहयोगी। आयुष, क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ? देखिए, बात करें अगर फिलहाल की स्थिति की, तो वहां पर जिला प्रशासन की टीम पहुंच गई है कि अभियान चालू है। लगातार 3 जेसीबी की मदद ली जा रही है। 3 जेसीबी की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें घायलों की स्थिति की, तो रेस्क्यू चलाकर उसमें से 3 लोगों को बाहर निकाल लिया है। फिलहाल एहतियात के तौर पर मकान को लगातार गिराया जा रहा है। हो सकता है कि उस मकान में और भी लोगों के दबे होने की संभावना है। जी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लगभग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक कितने लोग वहां पर मौजूद थे जो नींव खोदने का काम कर रहे थे? देखिए, अगर बात करें रेस्क्यू अभियान की, तो रेस्क्यू अभियान लगातार चल रहा है। जिला प्रशासन की टीम मौके पर है। और बात करें अगर प्रत्यक्षदर्शियों की, तो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वहां पर 3 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 3 लोगों को फिलहाल निकाल लिया है। लगातार पुलिस और भी लोगों को ढूंढ रही है। रेस्क्यू अभियान जारी है। हो सकता है उसमें 1-2 व्यक्ति के और दबे होने की संभावना है। अच्छा आयुष, कैसे अचानक से ये पूरा का पूरा मकान था ढह गया? और दूसरी बात ये, क्या इसके बराबर में कहीं नींव खोदी जा रही थी जिस कारण से ये कमजोर मकान की इमारत ढह गई? क्या रीजन क्या है अभी तक जो सामने आए हों? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक 2 मंजिला मकान था, जिसके बराबर से दूसरे मकान के लिए एक नींव खोदी जा रही थी। नींव गहरी थी, उसमें पानी भरा हुआ था, जिसके चलते ये मकान अचानक से भरभरा कर नीचे गिर गया। फिर वहां पे जो लोग मौजूद थे, मकान में मौजूद थे, वो पूरे लोग जो है वो दब गए। फिलहाल जांच की जा रही है कि और क्या कारण हो सकता है मकान के गिरने का, क्योंकि बताया जा रहा है कि मकान भी काफी कमजोर था। 4 इंची की दीवार पर वो खड़ा हुआ था। जी नहीं, लेकिन हैरत की बात है आयुष, जब भी इस तरीके से बगल में कोई और मकान की नींव खोदी जाती है, उस दौरान में पहले साइड में जो बाकी के मकान है, पहले तो उनके साथ में कोऑर्डिनेट किया जाता है। ये तरीका है, तौर तरीका जो आमतौर पर चलता रहा है, जो गांव है, देहात है, वहां के इलाकों में आमतौर पर। लेकिन फिर कैसे? और दूसरी बात ये कि क्या इस मकान का नक्शा पास कराया गया था जिसके लिए नींव खोदी जा रही थी? देखिए, बिल्कुल बात करें तो अभी जिला प्रशासन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जिला प्रशासन का काम है कि कहना है कि मतलब पहले घायलों को उपचार दिलाया जाएगा, उनको लगातार उपचार करवाने के बाद इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिर कैसे मकान गिरा, क्या वजह थी और क्या कारण रहे। और बात करें अगर नक्शा पास होने की, तो जिला प्रशासन अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। बता रहा है कि पहले जब तक घायल ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक कुछ भी कहने से इनकार किया जा सकता है। प्रशासन इसलिए कुछ बोलने के लिए है भी नहीं उनके पास। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आमतौर पर जिला प्रशासन की लापरवाहियों का खामियाजा इस तरीके से लोगों को भुगतना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जब भी इस तरह के मकान के लिए नींव खोदी जाती है, तो आमतौर पर आस पड़ोस के जो लोग हैं उनकी भी जो इमारतें हैं, जो उनका घर रहता है, उसका ख्याल रखा जाता है।
अभी जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ये काफी पुराना मकान है और 4 इंच की दीवार पर ये पूरा का पूरा मकान खड़ा कर दिया गया था। अब चाहे वजह जो भी रही हो, लेकिन इस मकान के जो लोग थे उनको नुकसान हुआ, पूरा मकान ढह गया। एक मकान की दीवारों को खड़ा करने में, उसे घर बनाने में सालों साल लग जाते हैं। चंद सेकंड के अंदर किसी और की गलती के चलते पूरा का पूरा मकान ढह गया, भरभरा कर गिर गया। परिवार के लोग भी उसमें दब गए, चोटिल हुए बुरी तरीके से। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान है, एमएलसी चुनाव में हम सपा को हराएंगे। सपा को हराने के लिए विरोधियों को वोट देंगे। पिता की तरह गलत रास्ते पर चल रहे अखिलेश। 7 बागी विधायकों को पार्टी से निलंबित किया गया। दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की गई है। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कराएंगे। मायावती का यह बड़ा हमला, बड़ा बयान। सपा को हराने के लिए विरोधियों को वोट देंगे। आपको याद होगा, लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर चल रही हैं कि अंदर खाने ही सही, लेकिन बसपा बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। इन चर्चाओं के बीच में बसपा ने यह ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए विरोधियों को वोट देंगे। तो अब वो विरोधी कौन है? बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कराएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती का यह बड़ा बयान है। एमएलसी चुनाव में हम सपा को हराएंगे। समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम देंगे विरोधियों को वोट। जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। अर्थात जो भी पार्टी इनके दूसरे उम्मीदवार को, यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी, तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती का सपा पर बड़ा आरोप है। सपा सरकार ने मेरी हत्या की साजिश रची थी, अपनी साजिश में नहीं कामयाब हो पाई थी समाजवादी पार्टी। हमने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सपा के साथ गठबंधन का फैसला गलत था। जल्दबाजी में फैसला लेना भारी पड़ गया। सपा के अंदर परिवार की लड़ाई थी, इस वजह से चुनाव में गठबंधन कामयाब नहीं हुआ। मैंने केस वापस लेकर बड़ी गलती कर दी। ना भूलने वाली घटना को मैंने भुला दिया। हम पर लगे सभी आरोप गलत हैं। सपा का दलित विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। जिस बार चुनाव में सपा का दलित विरोधी चेहरा दिखा है। और भाई समाजवादी पार्टी भी इस पूरे के पूरे बवाल पर जो बसपा की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों पर पलटवार कर रहे हैं। सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने मायावती पर पलटवार करते हुए क्या कहा, सुनिए। अपने हर रिश्तों का निर्वहन करना जानती है। गठबंधन के जो धर्म था उसका हमने पूरी ईमानदारी से, पूरी सज्जनता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पालन किया था। और यही कारण है कि जब हमारे सारे नेता, हमारे सारे वर्कर्स, सारी लीडरशिप एवं शीर्ष नेतृत्व लगा, हर जगह जाकर के पार्टी के लिए, गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए मदद मांगी, तो जीत हासिल हुई हमको। आपने देखा होगा जो पार्टी 0 सीट पे थी उसको 10 सीटें मिली सिर्फ समाजवादी गठबंधन की वजह से। आज जिस तरीके की भाषा हम लोगों को सुनने को मिली है, जिस तरीके से माननीय मायावती जी ने कहा है कि वो अपनी जरूरत पड़ी तो अपने वोट भारतीय जनता पार्टी को दे सकती हैं, ये वो बात कहीं न कहीं साबित करता है जो चर्चा में बहुत दिनों से थी कि ये एक्चुअली बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रही है। और आज जितने भी लोग थे, जो लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, जो लोग बीएसपी के मूवमेंट की शुरुआत के लोग थे, जिन्होंने इस पार्टी पर निष्ठा और आस्था जताई थी, उनको आज ये सच्चाई सामने आ गई है कि अब ये पार्टी पूरी तरीके से सिर्फ बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ निर्णय ले रही है, बीजेपी के पक्ष में खेल रही है। और कोई भी चुनाव हो उसके बाद अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे या बीजेपी का साथ ले लेंगे। पूरी तरीके से मुझे लगता है इनके जो साथी लोग थे, जो पार्टी के इस मूवमेंट के लोग थे, वो अब उनके पास अब एक ही उम्मीद की किरण बची है, जो कि हमेशा सबको साथ लेके चलते हैं, माननीय अखिलेश यादव। मैं पूरा विश्वास के साथ मुझे यह है कि आने वाले वक्त में सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। और अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच बचेगी और बाकी पार्टियां अब इस निर्णय के बाद खत्म हो गई हैं। मायावती के बयान पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। बसपा सुप्रीमो के बीजेपी के समर्थन के फैसले पर प्रियंका का ट्वीट। इसके बाद भी कुछ बाकी है क्या? कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट में पोस्ट किया मायावती का बयान।
यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी सपा के बसपा सुप्रीमो मायावती की हत्या के प्रयास किए जाने संबंधी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा, सुनिए। मायावती जी ने जो बात कही है कि समाजवादी पार्टी उनकी हत्या कराना चाहती थी और उन्होंने जो फैसला लिया उनसे मुकदमा वापस लेने का, उसका पछतावा है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इस पार्टी की बुनियाद ही हत्याओं पर रखी हुई है और हम बहन जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब उस समय भी आप पर हमला हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान की सुरक्षा की थी। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पूरी तरीके से सुरक्षित है। सुरक्षा देना हमारी सरकार का काम है और हमने दलितों का सम्मान किया है। उस समय आपको मुख्यमंत्री बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और आज भी हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करते हैं। इसलिए बहन जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरी सुरक्षा और आजादी के साथ आप रहिए। कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। कल चित्रकूट के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। सीएम योगी के आगमन पर तैयारियों में जुटा है जिला प्रशासन। वाल्मीकि आश्रम लालापुर का भ्रमण करेंगे सीएम योगी। महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर सीएम योगी करेंगे माल्यार्पण। आसावर माता के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी। जिले में एक जनसभा को भी सीएम योगी संबोधित करेंगे। जिले में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। कल चित्रकूट के दौरे पर जाएंगे, वहां विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और सीएम योगी के आगमन पर फिलहाल जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ने की खबर है लखनऊ से, जहां सपा के झंडे के रंग से रंगे शौचालय का मामला। गोरखपुर के रेलवे अस्पताल में सपा के झंडे के रंग से रंगा गया शौचालय। मामले में सपा ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। यह इनकी दूषित मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की सोच इतनी नीच है कि इसकी कोई हद नहीं। नीच कोई इंसान नहीं होता, ना कोई जात होती है, सिर्फ सोच होती है। ये काम सिर्फ नीच सोच वाले कर सकते हैं। सपा की तरफ से आरोप लगाए गए मामले की सपा एमएलसी सुनील साजन ने निंदा की है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, उन्होंने ये भी कहा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन में जो शौचालय बीजेपी सरकार ने बनवाया, उसमें समाजवादी पार्टी के रंग से शौचालय बनाया। ये इनकी दूषित मानसिकता दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो इतनी नीच है कि उसकी कोई हद नहीं। और नीच कोई इंसान नहीं होता, ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता है, सोच होती है। ये नीच सोच वाले लोग इस तरीके का काम कर सकते हैं, इसकी केवल निंदा की जा सकती। प्रदूषण पर डीएम अभिषेक प्रकाश की बैठक। प्रभावी नियंत्रण के लिए डीएम ने बुलाई है बैठक। डीएम अभिषेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक बुलाई है। पहले दिन निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए समीक्षा बैठक की जा रही है। प्रदूषण पर डीएम अभिषेक प्रकाश की बैठक। प्रभावी नियंत्रण के लिए डीएम ने यह बैठक बुलाई है। अश्विनी द्विवेदी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अश्विनी, बैठक के दौरान में क्या कुछ खास बातचीत रही?
निश्चित तो बता दूं आपको, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है साथ ही साथ प्रदूषण की समस्या भी हावी हो रही है। निश्चित तौर से देखा जा रहा है कि जो पराली को लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें ना जलाया कि प्रदूषण बढ़ रहा है। और सर्दी का जब मौसम आ रहा है, हर साल देखा जाता है कि जो AQI होता है लेवल, वो काफी बढ़ जाता है, जिसको लेकर जो डीएम लखनऊ जयप्रकाश ने बैठक के दौरान सबसे बड़ा जो उनका केंद्र था वो ये था कि पराली के किसी भी दिशा में न जलाई। साथ साथ जो भट्टे चल रहे हैं जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लाइसेंस नहीं या उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है, उनको लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो रोड किनारे जो निर्माण हो रहे हैं, सड़क किनारे निर्माण हो रहे हैं, जो सामग्री इकट्ठा होती है उससे जो गाइडलाइन होती है, चाहे वो विकास प्राधिकरण की हो या जिला प्रशासन की, उसके अनुरूप भी वो सामान इकट्ठा किया जाए, उसको बाकायदा पानी डाल के रखा जाए जिससे वो धूल जो होती है वो न उड़े। बहुत ही शुक्रिया आपका अश्विनी। जन्माष्टमी पर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की बिजली गुल का मामला। पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग को सौंपी है जांच रिपोर्ट। मध्यांचल के एमडी की अगुवाई ने रिपोर्ट सौंपी है। ईईएसएल कंपनी स्मार्ट मीटर से भी मांगा गया जवाब। ईईएसएल कंपनी जिस पर स्मार्ट मीटर कंपनी पर कार्रवाई हुई थी, उस कंपनी को जांच रिपोर्ट भेजकर पावर कॉर्पोरेशन ने जवाब मांगा है। नियामक आयोग कंपनी और पावर कॉर्पोरेशन पर क्या कदम उठाता है, इसका इंतजार है। बता दें कि उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से अयोग्य स्मार्ट मीटर कंपनी पर कठोर कार्रवाई के साथ ब्लैकलिस्ट करने का निवेदन भी किया है। नीलेश चौहान है मेरे सहयोगी। नीलेश, ज्यादा जानकारी चाहेंगे? देखिए पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं कि जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बिजली गुल हो गई थी। जहां पर स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, वहां पर जिन लोगों का बिल जमा था उसके बावजूद भी उनकी बिजली गुल हो गई थी और कई घंटों तक ये माहौल फिर उत्तर प्रदेश में बना रहा था। जिसके बाद जो है मध्यांचल के एमडी की अगुवाई में एक जांच रिपोर्ट टीम तैयार की गई और लगातार जांच की जा रही थी। हालांकि आज जो है मध्यांचल के एमडी की अगुवाई वाली जो रिपोर्ट थी वो जांच की गई है। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से अयोग्य स्मार्ट मीटर जो लगाए गए थे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई के साथ उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इसके अलावा अगर हम ईईएसएल कंपनी के स्मार्ट मीटर की बात करें तो उस पर भी जवाब मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर एक बड़ा खेल किया गया, जिसके तहत तमाम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। घंटों तक तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसे हैं जिनके आवास की बिजली गुल हो गई थी। लखनऊ में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के आवास की बिजली 24 घंटे से ज्यादा तक गुल गई थी। उसके बाद से ये जांच शुरू की गई। जांच से निकलकर सामने आया कि जो मीटर से अयोग्य है उसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई होने का इंतजार किया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि जो कंपनी है जिसको बड़ा टेंडर दिया गया था उसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई बिजली विभाग की तरफ से की जाती है। बने रहिए हमारे साथ में, वापस लौटेंगे आपके पास। लखनऊ एयरपोर्ट पर बन रहे 8 नए एप्रन बनने से बढ़ेगी उड़ानों की संख्या। अमौसी एयरपोर्ट पर काम शुरू हो चुका है। अमौसी एयरपोर्ट पर अभी कुल 14 एप्रन है। 3 महीने में 22 एप्रन की संख्या हो जाएगी। और नीलेश लगातार बने हैं। नीलेश, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर अभी तक अगर हम एप्रन की बात करें तो 14 एप्रन काम कर रहे हैं, जिसमें एक दिन में करीब 24 घंटे के अंदर 150 उड़ानें भरी जा। चलिए, शुक्रिया। कहते हैं प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। जब जिस उम्र में प्यार परवान पर चढ़े, ऐसा ही कुछ प्रतापगढ़ के रानीगंज के पठहटिया गांव में देखने को मिला, जहां इस गांव के अवध नारायण यादव ने 75 साल की उम्र में शादी की है। 75 वर्षीय अवध नारायण ने सुबंसा गांव की 45 वर्षीय रामरती के साथ अपना विवाह किया है। दोनों के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते अवध नारायण का रामरती के घर आना जाना था। जब ये बात बेटे और परिवार वालों को पता चली तो इस बाबत उन्होंने अवध नारायण से बातचीत की और 42 वर्षीय महिला के साथ उनकी शादी की इच्छा उनके समक्ष जाहिर की। परिजनों ने अवध नारायण की शादी की तैयारियां शुरू कर दी और पूरे विधि विधान के साथ में 26 अक्टूबर को दोनों की शादी कराई गई, जिसमें उनके बेटे रिश्तेदार बाराती बने और विवाह संपन्न कराया।
थी, बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई। बीच में तो मैं यहाँ था नहीं, भाग गया था, साधु हो गए थे। तो वापस आया जो 50 साल के बाद, फिर हमें इससे शादी करना पड़ा। आपका इंतजार इतना दिन तक रहा, कैसा लग रहा था आपको? वो उसके बच्चे थे, 5 थे, वो इंतजार यहाँ बैठी अपने कर रही थी। हम भी वहाँ थे, भाव भजन में थे, भाव भजन में मग्न थे। अब कोई याद नहीं। जब वहाँ से पूरा हो गया तब यहाँ की याद आई, हम चले आए। कैसे 40 साल बाद एक आपको याद आई, आपने शादी कर लिया? आ गया जब उधर पूरा हो गया, हमारा तब पूरा हो गई, जब उधर तो याद आ गया। एक मैं आ गया यहाँ वापस। तो उससे मैं ये समझा कि समाज मुझको गंदा समझ रही है, इसलिए मैंने उसके साथ शादी रचाया। बहुत मैंने पहली मुलाकात। आप इनसे प्यार करती थी? हाँ। बचपन से? तो 40 साल तक कैसे इंतजार किया आपने? ये घरे रहे, हम बाहर रहे। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, 5 थे। 5 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? प्रतापगढ़ में प्यार चढ़ा परवान। प्रतापगढ़ के पटहटिया गांव में हम मौजूद है, जहां 75 साल के बुजुर्ग ने 42 साल महिला के साथ रचाई शादी। तो वहीं गांव में जश्न का माहौल बना हुआ है, जहां प्रतापगढ़ जनपद में चर्चा का विषय बना। तो वहीं किसी ने सत्य कहा है कि प्यार अंधा होता है, वो आज प्रतापगढ़ के पटहटिया गांव में साबित हो गया है। मनु कुमार सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रतापगढ़।